बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोग एक्सेप्टेंस के बारे में कुछ बातें करके गए थे। हमने एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड किया कि मिस्टर ए ने लेटर लिखा किस तारीख को, मिस्टर बी को 15 जनवरी को। लेटर पोस्ट किया, लेटर पहुंचा 18 जनवरी को। सामने वाले बंदे ने थोड़ा मशवरा किया, उसने दोबारा लेटर पोस्ट किया 20 जनवरी को, और लेटर पहले वाले बंदे के पास वापस आ गया 25 जनवरी को। यहां से हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया था। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। और अगर हम इसे अपने सिनेरियो से लिंक करें तो इट इज ऑन 18th जनवरी। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट ऑन 18th जनवरी। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई है? तो अब देखना है कि किसके एंगल से बात हो रही है। ठीक है ना, किसके एंगल से बात हो रही है? ऑफरर के एंगल से हो रही है या ऑफरी के एंगल से हो रही है? ऑफरर के एंगल से कब हो रही है? 20 जनवरी को। और ऑफरर के एंगल से कब हो रही है? ऑफरी के एंगल से कब हो रही है? 25 जनवरी। ये तीन कॉन्सेप्ट हमने समझा। चौथा कॉन्सेप्ट हमने समझा कि यार अगर हम ऑफर को विदड्रॉ करते हैं, रिवोक करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो कब तक कर सकते हैं? ये शख्स कब तक कर सकता है? एक्सेप्टेंस अगेंस्ट मिस्टर ए से, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट मिस्टर ए से पहले विच इज 20th जनवरी। और अगर एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट बी विच इज 20th। ये 5 कॉन्सेप्ट हमने यहां टेकअप किए। फिर हमने कल जो अहम बात समझी, वो जो हम बिल्कुल डे फर्स्ट पर एक काम कर रहे थे कि हम अंडरस्टैंड कर रहे थे कि पेपर का पैटर्न क्या है। हमने कहा एमसीक्यू सवाल भी आ सकते हैं, थ्योरेटिकल सवाल भी आ सकते हैं, और सिनेरियो बेस्ड सवाल भी। फिर इस कॉन्सेप्ट से हमने वो तीनों बातें देखी कि अच्छा यार अगर इस तरह सवाल बनेंगे तो इनका क्या पैटर्न होगा और कैसे हम इसे लेकर चल रहे होंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा, दैट वाज रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, और आज हमने पढ़ना है मैनर ऑफ रेवोकेशन। मैनर ऑफ अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड इन द फॉलोइंग वे। वो कहते हैं कि क्या तरीके हो सकते हैं। रेवोकेशन तो हमने पढ़ लिया, कल हमने पढ़ा कि रेवोकेशन का मतलब क्या है। विड्रॉ कर लेना, ठीक है ना, कैंसिल करना, विड्रॉ कर लेना। अब इसके तरीके क्या हो सकते हैं? मैनर ऑफ रेवोकेशन, नंबर 1, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। और जाहिर है इसकी एक टाइम लिमिट अभी हम पढ़कर आए कि ये काम कब तक हो सकता है। तो अभी अगर हम अपनी फिर एग्जांपल से रुजू करें तो कब तक हो सकता था? डेट क्या थी? 20 जनवरी, ठीक है ना। बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, ये पीछे हम पढ़कर आए। और इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कि भाई अगर कोई ऐसा काम है जिसका अंदर हमने, एक तो बात है वही पहले वाली बात, हम पीछे बात पढ़कर कि यार जो बंदा ऑफर करवा रहा है वो उसके अंदर कोई टाइम फ्रेम भी बता सकता है कि भाई दिस ऑफर इज वैलिड टिल दिस। यहां से एक एडिशनल काम हमने समझना है कि अगर मैंने एक ऑफर आपको करवाई है और उस पर एक डेट भी दी हुई है, क्या मैं फिर भी उस डेट से पहले विड्रॉ कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकता हूं। अभी विड्रॉल में हम ये पढ़ते हैं कि वो कौन सा लास्ट टाइम है जहां से पहले ऑफर मैं किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है ना। अगर हमने डेट दी कि दिस ऑफर इज वैलिड फॉर 31 मार्च 2024, तो ये असल में लास्ट टाइम है, लेटेस्ट डेट है, लास्ट टाइम है जब तक ऑफर विड्रॉ की जा सकती है, ठीक है ना। इससे पहले तो की जा सकती है। हाँ, अगर इससे पहले किसी ने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कर दी है
फिर नहीं विड्रॉ कर सकते। मसलन हमने कहा जी टिल 31 एक शख्स ने 27 मार्च 2024 को ही लेटर पोस्ट कर दिया, तो असल में तो कट ऑफ डेट ये थी ना कि प्रपोजल को रिवोक करने का कट ऑफ टाइम क्या है, कहां से पहले पहले रिवोक कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले पहले कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, बाज दफा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए आपने कोई टाइम फ्रेम भी इंजेक्ट कर दिया, तो फिर वो टाइम फ्रेम आया तो फिर भी ऑटोमेटिकली ऑफर क्या हो गई, लैप्स हो गई, ठीक है ना। और अगर कोई टाइम नहीं है तो फिर ये पहले भी हम कम्युनिकेशन वाली जगह पर ये बात पढ़कर आए थे कि फिर रीजनेबलनेस देखी जाएगी। वही वाली बात, डॉलर वाली एग्जांपल फिर जहन में लाएं। आप डॉलर परचेज करने के लिए आपने रेट पूछा, फिर आप खामोश होकर पीछे हो गए, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या हो गई है, लैप्स हो गई। बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू दी एक्सेप्ट, कोई कंडीशन लगाई भाई, ये बुनियादी कंडीशन है, अगर आप उस कंडीशन को नहीं फुलफिल कर रहे तो फिर क्या हो गया, ऑफर क्या हो गई है, लैप्स हो गई। फिर चौथी बड़ी अहम बात है, बाय दी डेथ और इंसैनिटी ऑफ, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर, कहते हैं अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि जिस बंदे ने ऑफर करवाई है उसकी डेथ हो गई, अब ऑफर का स्टेटस क्या बना। वो कहते हैं देखना यह कि जिस बंदे के पास ऑफर गई थी, यानी जो एक्सेप्टर था, यानी हमारी एग्जांपल में मिस्टर बी जो था, इसका मतलब मिस्टर ए की डेथ हो रही है, ठीक है ना, इसका मतलब है मिस्टर ए की डेथ हो रही है। वो कहते हैं मिस्टर बी जिस दिन ऑफर एक्सेप्ट कर रहा था, कब, वही 20 जनवरी, जब इसने लेटर पोस्ट किया, क्या इस वक्त इसे पता चल गया था कि डेथ होगी? अगर तो पता चल गया था तो फिर तो ऑफर लैप्स हो गई, ठीक है ना। मसलन इसके पास लेटर कब पहुंचा था, 18 जन को पहुंचा था, लेटर पोस्ट कब हुआ था, 15 जन। फर्ज करें 16 तारीख को डेथ हो गई, अभी तो इसके पास लेटर भी नहीं पहुंचा, इसको खबर आ गई बंदे की डेथ हो गई, उसके बाद इसके पास लेटर पहुंचा, या लेटर पहुंच गया था, अभी इसने पोस्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, इसे पता चल गया बंदे की डेथ हो गई, तो लॉ की नजर में प्रपोजल की भी डेथ हो गई है, लैप्स हो गई है प्रपोजल, ठीक है ना। अब बंदे की डेथ कब हुई ये मैटर नहीं कर रहा, इस बंदे को पता था कि नहीं पता था ये मैटर कर रहा है। बंदे की डेथ हो गई, फर्ज किया 15, 16, 17 तारीख को, लेकिन जरा दौर पुराना है, नहीं कम्युनिकेट हुआ, इसने लेटर पोस्ट कर दिया, बंदे की डेथ हो गई थी, ये एक्सेप्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप कहेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो गया, बंदे की तो डेथ हो। जब किसी इंसान की डेथ होती है तो जो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे जायदाद ट्रांसफर होती है, एसेट ट्रांसफर होते हैं, ऐसे ही लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी ट्रांसफर होते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ यह डिपेंड कर रहा है कि इस बंदे की एक्सेप्टेंस के बाद इसे पता चला या अगर पहले पता चल गया फिर तो ऑफर भी लैप्स हो गए। अच्छा, डेथ का केस हमें समझ आ गया। और अगर वो शख्स खुदा ना खास्ता मेंटली कोई डिसऑर्डर हो गया, इंसैनिटी क्रिएट हो गई, पागल हो गया, तो फिर भी यही उसूल लग रहा है कि एक्सेप्ट करने से पहले उसे पता था या नहीं पता था। हाँ, एक बात है, क्या किसी इंसैनिटी वाले बंदे ने ही ऑफर करवाई है, ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं और कौन लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसमें जो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, वो तो ऑफर ही नहीं करवा सकते।
लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ कि वो आदमी पहले ठीक था, बाद में कोई डिजीज हो गई, तो फिर यही उसूल लगेगा कि यार इस वाले बंदे को पता था कि नहीं पता था। जैसे डेथ का केस है वैसे ही इंसैनिटी का केस है। बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर, if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the before, इसका मतलब है यहां से एक सिनेरियो बेस्ड सवाल हमें नजर आना चाहिए ना, क्योंकि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बीच में ही बताया कि भाई इंसैनिटी कब हुई है, खबर कब पहुंची है। अब आपसे पूछे कि बताइए यार इसका लीगल स्टेटस क्या है, तो कट ऑफ पॉइंट ये है हमारे पास जी। जी एज अगेंस्ट मिस्टर ए देखनी है जिसकी डेथ हुई है, ठीक है ना, एज अगेंस्ट मिस्टर ए देखनी है। अच्छा जनाब, एन ऑफर इज आल्सो टर्मिनेटेड बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बाय नॉन एक्सेप्टेंस। क्या हो गया यार, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million? कहते नहीं यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, खत्म हो गई, ठीक है ना। या रिजेक्ट नहीं किया, क्या किया, काउंटर ऑफर दे दी। काउंटर ऑफर देने से भी ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। ठीक होगी बात जी। एन ऑफर इज आल्सो टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर। ये तो उसूल आ गए, ए बी सी डी ई एफ। कितने उसूल हो गए जी? नहीं, एफ तक तो 6 हुए, एफ तक तो 6 हुए। 7वीं बात लिखी है, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी। इसका मतलब है ऑफर को रिवोक होने के कितने मैनर हैं, 6। ये 7वीं बात तो उसका इफेक्ट लिखा हुआ है, और क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि यार हमने ब्रेन में ये चीजें फीड करनी है। याद वो कुरान पाक वाली एग्जांपल दी थी ना मैंने आपको कि भाई हमने ये याद रखना है कि कैसे चलना है, तो हमें पता हो यार मैनर ऑफ रेवोकेशन कितने हैं, ये बात भी याद रखनी है। तो ये 7 नहीं है, 7th तो उसका अफेक्ट है। एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी रिवोक। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब आप कहते हैं जी मैं रिवोक कर रहा हूं, नहीं नहीं, अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट में तो आपकी एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है जी। अगर दोनों पार्टी के ऑफर रिवोक करना चाहते हैं, हाँ वो कर सकते हैं। अभी रेवोकेशन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिवोक कैसे करते हैं, चैप्टर 7 में जाके पढ़ेंगे कि अगर दोनों पार्टी एग्री करती हैं तो यस, बामी एग्रीमेंट से तो ऐसा हो सकता है ऑब्वियसली। एक्सेप्ट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कहता है यार मेरे पास पैसे नहीं, कहता है कोई बात नहीं, नहीं है तो यार मैं किसी और को बेच दूंगा, ये तो इतने गाहक आए हुए हैं, मैंने तो घर बेचना है, बल्कि मैंने तुम्हें 10 मिलियन का है, मुझे तो इससे ऊपर की ऑफर आ रही है, ओके बिल्कुल रिवोक कर ले। तो यहां हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहां आपको कुछ थोड़े से MCQs लिखे हुए नजर आएंगे, इनको आप एक मरतबा पढ़ेंगे, फिर हम इसको, या अभी चले एक आदत देख ही लेते हैं, आज नई चैप्टर शुरू करते हैं नया। देखिए जनाब, लॉफुल ऑफर इज, लॉफुल ऑफर इज प्रॉमिस, लीगल रिलेशन, प्रपोजल। पर ऑफर तो क्या कहलाती है, प्रपोजल है ना। अब उससे तो अभी प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस तो कब बनेगा, जब एक्सेप्टेंस भी आ जाएगी। अभी खाली ऑफर है, अगर वो लॉफुल ऑफर है तो उससे क्या क्रिएट हो रहा है, प्रपोजल। एन ऑफर इज प्रपोजल बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर एंटरिंग इनटू अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट विद हिम। Which of the following result in an offer? Declaration of intention. Declaration of intention की एग्जांपल दी थी मैंने आपको कि अगर एक बंदा कहता है मैं घर बेचना चाह रहा हूं, तो क्या ये ऑफर होगी, या घर बराए फरोख्त, तो इंटेंशन शो कर रहे हैं, ठीक है ना, ये ऑफर नहीं है। एन इन्विटेशन टू ऑफर, ये भी हमने पढ़ लिया कि ये भी ऑफर नहीं है।
An advertisement offering reward to anyone who find the lost dog of the an offer made in a joke. नहीं, जोक में का तो मतलब होगा इंटेंशन ही नहीं, इसका मतलब है सी इज द ऑप्शन। लेकिन ये जो ऑफर है ये कौन सी ऑफर है? जनरल ऑफर है, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन ये ऑफर भी एक्सेप्ट होने के लिए सामने वाले के लिए ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है। अगर उसे ये बात नहीं पता कि ऐड आई हुई है तो वो उसका हकदार नहीं हुआ था। असल में ये जो एग्जांपल्स हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं ना, इन्हीं के गिर्द लॉ को हमने घुमाना है, इन्हीं के गिर्द हमने चीजों को बिल्ड करना है, फिर हमें रिटेंशन खुद से अलग से रटे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। A letter of acceptance for a lawful and legal matter sufficiently stamped and duly addressed is put into course of transmission. Course of transmission का क्या मतलब हुआ? पोस्ट कर दिया, कोरियर को दे दिया, ऐसे समझ। There is a valid contract as against acceptor. A contract voidable at the option of offerer. Not contract at all. A valid contract as against proposal. जब लेटर पोस्ट होता है तो किसके एंगल से कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो जाता है? प्रपोजर के एंगल से। जिसने एक्सेप्ट किया उसके एंगल से अभी नहीं मुकम्मल हुआ, उसके एंगल से तो कब मुकम्मल होगा? जब ये कॉन्ट्रैक्ट, जब ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी प्रपोजर को। तो इट शुड बी डी। An offer is not different from advertisement, price list, proposal for doing or not doing something, display of goods. तो चार्ली नजर आ रहा है? अच्छा जी। A makes an offer to B on 10th by letter which reaches to B on 12th. B posts letter of acceptance on 14th which reaches A on the communication of acceptance is complete as against A. ठीक है ना, ये बात तो हम बड़े अच्छे से समझ कर आए हैं। अच्छा, यहीं से हमें अंदाजा होना चाहिए कि अगर यार ये वाला एमसीक्यूज है तो इसमें से कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं? 5। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुई? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई? एज अगेंस्ट प्रपोजर, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। और कब तक रेवोकेशन हो सकती है? एज अगेंस्ट और एज अगेंस्ट। ठीक है, 5 सवाल बन सकते हैं ऑब्वियसली यहां से। हम कायल नहीं है इस चीज के कि फॉर नथिंग बच्चा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे, पढ़े उतना पढ़े जितना पढ़ना जरूरी है, जितना स्मार्टली पास होने के लिए रिक्वायर्ड है। 2 तरह के टीचर्स आपको नजर आते हैं। एक टीचर नजर आते हैं और समझते हैं कि यार आज भी बच्चा वैसे ही पढ़ेगा जैसे मैं अपने दौर में सीए में पढ़ रहा था या हमारे दौर में बच्चे पढ़ रहे थे। यकीनन वैसे अब आज आप नहीं पढ़ सकते। हमारे पास ये वाली सारी मसरूफियात नहीं थी, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना टिकटॉक थे। ये सारी चीज़ें तो उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो हम ज़्यादा पढ़ भी सकते थे। फिर जो लर्निंग के मीन्स थे वो इतने अवेलेबल नहीं थे, हमें ज़्यादा जान लगाकर चीज़ों तक पहुंचना होता था। ऐसे फुल टाइम टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, ऐसे कोर्स डिज़ाइन अवेलेबल नहीं था, ऐसे मीन्स अवेलेबल नहीं थे। ऑब्वियसली उसके लिए ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ रही थी। तो एवोल्यूशन की थ्योरी हमें बताती है कि जैसे कोई चीज़ तरक्की करती है तो अल्लाह ताला इंसान की सलाहियतों को भी उसी तरह बना देता है। अब हम जो सीनियर लोग हैं ना, पुराने जो, वो हम ये मानने को तैयार नहीं है कि जो काम हम 3 घंटे में करते थे वो आप 30 to 40 मिनट में कर लेते हैं। आपका आईक्यू लेवल हमारे से बेहतर है, आपके पास मीन्स हमारे से बेहतर है। अब कुछ टीचर हैं वो उसी पैटर्न पे पढ़ाते हैं, वो समझते हैं कि नहीं आप 15-15 घंटे पढ़ेंगे, रातें जागेंगे, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, फिर आप पास होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने कंप्रीहेंसिवनेस इंश्योर करनी है। मतलब अब यहाँ 5 एमसीक्यूज करने जरूरी नहीं है,
आप इसी पर रुक कर सोच लें कि यार अच्छा ये 5 बातें इसमें अगर पूछी जाती, अगर ये पूछी जाती तो मेरा आंसर क्या है, ये पूछी जाती तो क्या है, ये पूछी जाती तो वो 5 बातें इसी सवाल से पता चल जाएंगी ना, तो बस खत्म होगी बात। आगे चलें, स्मार्टली मूव करें ताकि आप जो है इजीली आसानी के साथ चीजों को क्वालिफाई करने की तरफ जा सकते हो इंशाअल्लाह ताला। ऑफर इज सिंपली अ mere expression of willingness to do or not to do something, intention to create legal relation, intention to get assent of the other party for offered act or abstinence, all of above। जी all है, all कैसे हो गया, mere expression of willingness तो ऑफर हो ही नहीं सकती, तो ऑल वाली ऑप्शन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका मतलब है चार्ली होना चाहिए, इंटेंशन टू गेट असेंट ऑफ अदर पार्टी फॉर ऑफर्ड एक्ट और एन ऑफर कैन नॉट बी मेड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टी, बाय सर्कमस्टांसेस टू ऑफर हिमसेल्फ। ठीक है ना, पहली कंडीशन ही थी कि वैलिड ऑफर की 2%, पहली कंडीशन ही वैलिड ऑफर की थी, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2%। एन ऑफर इज सेड टू बी रिवोक्ड बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड मोड बट ऑफरर डज नॉट ऑब्जेक्ट टू it. Acceptance is not given within reasonable, but offerer does not object. Misunderstanding has arisen between offerer and offering. पूछा क्या है? An offer is said to be revoked. अब 1 by 1 दोबारा देखें कि क्या ऑफर रिवोक हो गई है कि नहीं होगी। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, रिवोक हो गई, लेकिन अभी हमने इसे साइड पे रखा है कि क्या इससे कोई बेहतर ऑप्शन तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि एक चूज करनी है, ऑल ऑफ द अबव या ए एंड बी, ए एंड सी वाली ऑप्शन तो नजर नहीं आ रही, एक चूज करने। हाँ अभी लग रहा है हमें ऑफर ए वाली बात ठीक हो सकती है। बी बात, एक्सेप्टेंस इज नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मोड बट ऑफरर डज नॉट ऑब्जेक्ट टू इट। ये तो हमने पढ़ा कि नहीं, फिर तो ये क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस ही हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई कंडीशन लाजमी थी तो उसको इंसिस्ट करना था ना कि नहीं भाई आपकी ऑफर कबूल नहीं है, आपने प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब है बी तो आउट हो गया इससे। Acceptance is not given within reasonable period of time, but offerer does not object. जी, कोई रीजनेबल टाइम नहीं है, और मतलब रीजनेबल टाइम थे 10 दिन, लेकिन हमने एक्सेप्ट किया 12वें दिन, और जिसने ऑफर दी थी उसने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। हो गई कि नहीं होगी, हो गई। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूं। और चौथी ऑप्शन आ गई मिसअंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब है ए ठीक बनेगी, ठीक है ना, ए ही ऑप्शन बची ना। आपको जो सी लग रहा है, सी वाली बात है, मैंने एक बंदे का यार घर खरीदना है 10 मिलियन का, अब फर्ज करें रीजनेबल टाइम है 15 दिन, एक बंदा महीने बाद कहता है यार मैंने खरीदना है और मेरा घर अभी नहीं बिका है, क्या मैं एक्सेप्ट नहीं कर लूंगा? कर लेंगे ना। रीजनेबल टाइम तो जब है, ये वाली बात तो जब है कि एक बंदा कहे 15 दिन रीजनेबल टाइम था, वो महीने बाद आया और मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और वो कहे कि मैं तो अदालत में जा रहा हूं, अब देखना है कि रीजनेबल टाइम था कि नहीं था। बात समझ आई ना? डिस्प्यूट की वक्त, क्योंकि वैसे भी हमने एक बात की थी, रीजनेबल टाइम कौन डिसाइड करेगा? सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या है? कोर्ट। कि जब डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा तो हम दोनों, क्योंकि मैं कह रहा हूं भाई ये वैलिड हो गया, आप कह रहे हो नहीं हुआ,
अब इसके बाद हम कहाँ खड़े होंगे? कोर्ट में। तो हु विल डिसाइड द रीजनेबलनेस? कोर्ट विल डिसाइड। और अगर डिस्प्यूट ही नहीं क्रिएट हो रहा, यहां देखें ना, सी को देखें, एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम बट ऑफरर डज नॉट, इसका मतलब है तो डिस्प्यूट ही नहीं है, तो कोर्ट में कैसे खड़े? कोर्ट में तो खड़े ही नहीं है। रीजनेबल टाइम, मैं फिर एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, रीजनेबल टाइम 15 डेज था, अब 2 महीने बाद आए हो कि जी आई एम विलिंग टू परचेज, और मेरा घर बिका हुआ नहीं है, मैंने एक्सेप्ट कर लेना कि नहीं कर लेना? यही बात लिखी हुई है। एंड बट ऑफरर डज नॉट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है ए ठीक ऑप्शन थी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन यूजुअल मैनर, प्रेस्क्राइब्ड मैनर, एनी मैनर सुटेबल टू ऑफरिंग, मोर इफेक्टिव मैनर। प्रेस्क्राइब्ड, अगर प्रेस्क्राइब्ड है तो इनमें से ठीक बात प्रेस्क्राइब्ड है, ज्यादा ठीक, कोई पिछले वाली बात यूजुअल मैनर में भी हो सकती थी, लेकिन यूजुअल से ज्यादा बेहतर कौन सी बात आ गई? प्रेस्क्राइब्ड आ गई। Which of the following statement is true? A proposal may be revoked. A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against offeree. Offerer. वो अपनी जेनेरिक एग्जांपल पे जाएं, वहां हमने क्या कहा था? ऑफरर मिस्टर ए कब तक विड्रॉ कर सकता है? ये तो कौन सी डेट थी? एज अगेंस्ट ए था, ऑफरर था, यहां ऑफरी लिखा हो। एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, यही ठीक है। एन ऑफर इनिशियली रिजेक्टेड मे बी सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टेड, नो। लेटर ऑफ ऑफर मे बी सेंट आफ्टर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का लेटर पहले आ जाए और ऑफर का बाद में जाए? पहले ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है, उसके बाद ही एक्सेप्टेंस की जा सकती है। तो बीटा शुड बी द ऑप्शन। A person cannot make an offer. An offer get legal consequence as soon as it is, as soon as it is, as soon as it is, as soon as it is. क्या ठीक है? कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? एज सुन एज इट इज एक्सेप्टेड। Implied acceptance is inferred from the silence of offering, from the conduct of the offering, from the written statement, oral statement, statement तो दोनों निकल गए, इसका मतलब कंपटीशन रह गया between A and B, तो B is the correct, beta is the correct, from the conduct of the offering या circumstances जिसे हम कह रहे थे, from the circumstances of the situation, case। Abdullah offered by letter to sell Kareem his motorbike for rupees 5,000. Kareem wrote back saying he accepted the offer and would pay in 2 installments at the end of 2. Is a contract? It's a counter. हमें ये तो पता है। अब जरा चेक कर लें कौन सी बात ठीक है इसमें से। चार्ली ठीक है। No Kareem response constitute a counter offer and is effectively a rejection of Abdullah's offer. कौन सी ऑफ आगे जी? बीटा। चैप्टर 1 हो गया, नहीं चैप्टर 2 भी शुरू हो गया।
अच्छा जनाब, अब आप ऐसे सोच लें, गेज कर लें इस बात को दोबारा से कि ये वो कोर्स है। अब ये नहीं है कि ये अभी हमने शुरू किया है तो अभी आसान बातें आ रही हैं। लॉ तो लेजिस्लेटर ने बनाया हुआ है ना, उसने ऐसे थोड़े बनाया हुआ है कि किसी ने पढ़ाना है और पढ़ाने के लिए थोड़े बनाया हुआ है। वो तो कानून है, मैनुअल है। बस ऐसे ही चैप्टर आते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। इतना ही मुश्किल कंटेंट आएगा, इससे ज्यादा मुश्किल कंटेंट नहीं आएगा पूरे सिलेबस में सारी जगहों पर। बस सिर्फ आपको ये काम करना है, क्लास में अपनी अटेंडेंस को मेंटेन रखना है, घर जाके लिटिल बिट चीज़ों को स्क्रॉल कर लेना है। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ, याद मैं आपको क्लास में खुद करवा लूँगा, याद आपको चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। बस रिपीटिशन के आर्ट से याद करने की कोशिश करनी है, ना कि जो आज तक 12 साल की तालीम ने आपको सिखाया है रटा लगा के चीज़ें याद करनी है। रटा लगा के याद नहीं करनी, याद करने की कोई इंटेंशन क्रिएट नहीं करनी। बस चीज को देखना शुरू कर दें, रोज गो थ्रू करना शुरू कर दें 5-7 मिनट के लिए, चीजें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या होना शुरू हो जाएंगी, एड्रेस होना शुरू हो जाएंगी, ठीक होना शुरू हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इंशाल्लाह ताला। अब क्योंकि हमारा वैसे हर वीक टेस्ट होता है, लेकिन हमने ईद से ये रमजानुल मुबारक में भी टेस्ट को वो नहीं किया हुआ, स्टार्ट नहीं किया हुआ, वरना अगले वीक आपका फिर इसका टेस्ट हो रहा होता। ठीक है ना। अब मंडे को आएंगे तो इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 3 का आगाज करेंगे इंशाल्लाह। जी